बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2, जो एक्चुअली में हिंदी मेन जो होता है क्लास 7 का है, लेकिन मैं 9, 10 का लेके आती हूँ आपका सेक्शन। तो ये क्लास 9th NRB बिहार बोर्ड जो उर्दू के बच्चों का है उसका चलता है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पाठ 12 जन्म बाधा। ठीक है, जो कि एक कहानी है। किस पर आधारित है? लिंग भेद की समस्या पर आधारित है। एक बहुत ही मार्मिक कहानी जिनकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी हैं, जो महिला का जो संवेदन होता है और महिलाओं की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, जिसको चित्रित करने में उनको महारत हासिल है। और उन्होंने महिला समस्याओं पर बहुत सारी कहानियाँ और लेख भी लिखे। तो ये खुद महिला थी और जिस समय इनका समय चल रहा था, तत्कालीन समय में जो महिलाओं की समस्या थी उन पर उन्होंने खुलकर लिखा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखिका परिचय, इनकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी का परिचय, उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधा अरोड़ा आधुनिक युग की प्रमुख महिलावादी लेखिका। ठीक है, ये महिला समस्याओं से संबंधित इन्होंने जितने भी विषय वस्तु हैं उन्होंने सब पर लिखा। और उस समय की तत्कालीन जो समस्या थी, महिलाओं की समस्या बहुत प्रमुख थी। उनकी जो स्थिति थी समाज में बहुत गंभीर थी। उन्होंने खुद उस समस्या को देखा था और उनसे आमने सामने रूबरू हुई थी और एक कवि मन इसको लेखन से अछूता नहीं रख पाया। तो इन्होंने महिला समस्याओं के लगभग हर विषय वस्तु पर लेखन का काम किया है और साथ ही साथ सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इनके परिचय में हम आगे जानेंगे। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1946 लाहौर भारत में हुआ था, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। उस समय लाहौर भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इनका पेशा कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, स्तंभ लेखन, पटकथा लेखन, जिसमें रेडियो, नाटक, टीवी, धारावाहिक, फिल्म एवं इन्होंने संपादक का भी काम किया और साथ ही साथ ये सलाहकार भी रही महिला संगठन की। इनकी विशेष रूप से एक जानकारी आपको दे दूं कि आपने देखा कि लगभग हर क्षेत्र में, हिंदी विधा के हर प्रमुख क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो एक सशक्त महिला लेखिका के रूप में यह जानी जाती हैं, आधुनिक महिला लेखिका के रूप में। और उनकी कहानी लगभग सभी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, हिंदी में तो लेखन हुआ ही, और भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया, लेखन किया गया। साथ ही साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, चेक, जापानी, डच, जर्मन, इतालवी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी इनकी कहानियों को अनुवाद किया गया और लिखा और पढ़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रमुख विषय वस्तु को उन्होंने स्थान दिया होगा, जिससे कि अन्य भाषाओं में भी इनको स्थान प्राप्त हुआ और इन्होंने उसमें योगदान दिया। नहीं, इनकी प्रमुख रचनाएं रचेंगे साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाज़ा, जो इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। इन्होंने मुख्यतः कहानी लेखन का कार्य किया हिंदी विधा में। और इनकी एक और विशेषता है कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़े बड़े विषय वस्तु को उजागर करती हैं। यह इनकी प्रमुख विशेषता है। महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, रहोगी तुम नहीं, बगैर तरासे हुए इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। बगैर तरासे हुए इनकी पहली कहानी संग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यही कहीं था उपन्यास भी उन्होंने एक लिखा, इस नाम से इनका उपन्यास का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। आम औरत जिंदा है, एक औरत की नोटबुक, जो उनका स्त्री विमर्श संबंधी लेख है। दहलीज को लांघते हुए, पंखों की उड़ान, महिला कलाकारों के आत्मकथ्य का संकलन इसमें इनका प्राप्त होता है। और
कहानी मंडू भंडारी सृजन के शिखर, मंडू भंडारी का रचनात्मक अवदान आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं जो उनके संपादन में लिखी गई। ठीक है, उन्होंने स्तंभ लेखन का भी काम किया, जिसमें सारिका, जनसत्ता, कथादेश जो संपादक के रूप में थे आपके बने हुए हिंदी साहित्य में, जिसमें आम आदमी जिंदा सवाल, सारिका, वामा, कथादेश, औरत की दुनिया, राख में देखी चिंगारी, जनसत्ता जो उनका चर्चित स्तंभ रहा है, यानी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने जो संपादन का काम किया, यह उनका प्रमुख चर्चित स्तंभ है। ठीक है, उनका योगदान रेडियो, नाटक, टीवी, धारावाहिक तथा फिल्म पटकथाओं में भी रहा, जिसका मैंने पहले ही वर्णन आपको किया है, जिनमें भंवरी देवी पर आधारित बवंडर फिल्म का पटकथा लेखन उल्लेखनीय है, जो कि बहुत चर्चित हुआ था, जिसने बहुत प्रसिद्धि पाई थी। इसके साथ ही वह विभिन्न महिला संगठनों एवं महिला सलाहकारों जैसे सामाजिक कार्यों में जुटी रही। उन्होंने हर तरह से जीवन पर्यंत इसका काम किया। उनके इतने बड़े योगदान के लिए हिंदी साहित्य में और प्लस अन्य महिला संगठनों के रूप में उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें भारत निर्माण सम्मान, प्रियदर्शनी पुरस्कार, वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड जो उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा प्रमुख प्राप्त सम्मान है, विशिष्ट सम्मान है, साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य हिंदी सम्मान और वाग्मनी सम्मान आदि से भी उनको नवाजा गया। तो ये उनका सुधा अरोड़ा जी का पूरा परिचय था। उसके बाद हम चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। यह बहुत ही मार्मिक कहानी सुधा अरोड़ा जी की जन्म बाधा, जो मैंने आपको पहले ही बताया किस समस्या पर आधारित है, लिंग भेद की समस्या पर। यह जो कहानी है एकदम दिल को छूती है, और खासकर जिस समय उन्होंने यह कहानी लिखी तो वह उस समय जो बच्चियों और स्त्रियों की स्थिति थी उसको एक नया रूप दिखाने के लिए, समाज में उनके स्थान को दिखाने के लिए मतलब कि बहुत प्रमुख थी। आज भी इसकी ऐसी स्थिति परिवार में देखी जाती है। आज भी लिंग भेद की समस्या बहुत सारे घरों में देखी जाती है, जिससे बच्चियां कुंठित हो रही हैं और उनका मनोबल टूट रहा है और वो सही रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसी विषय वस्तु को उजागर करने वाली यह कहानी है। यह कहानी शुरू होती है एक 12 साल की बच्ची गुड्डी, जो जिसका पूरा क्या नाम है, गीता नहीं, वह कहानी का प्रसंग शुरू होता है उसके भाइयों द्वारा एक पेन में जो हम यूज़ करते हैं लीड नहीं, जिसमें लिखने के लिए, वह बिस्तर के नीचे फेंकी हुई है, और उस बच्ची के मन में उत्साह है कि जैसे प्रधानमंत्री अन्य समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं, खासकर उसने बंधुआ मजदूर को छुटकारा के संबंध में प्रसंग किसी से सुना होगा, अपने पिता से या चर्चा में कहीं सुना होगा, तो उसके अंदर एक आस जगी है कि मेरी भी स्थिति तो बंधुआ मजदूर की तरह है। उसे लगता है, वह तुलना करती है, और यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। वह तुलना करती है अपनी स्थिति का, मेरी स्थिति भी तो बंधुआ मजदूर जैसी है, मुझे भी परिवार में बांध कर रखा जाता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिससे मैं निकल नहीं पाती हूँ। उसके भी तमन्नाएं हैं, उसकी भी आकांक्षाएं हैं, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। उसे क्या कहते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ से दबाया जाता है। उस छोटी बच्ची को जिम्मेदारियों के बोझ से दबाया जाता है, और हम समझ ही नहीं पाते उनकी मन की टीस क्या है। तो इसी कहानी को पढ़ती है। इसकी कहानी की शुरुआत देखिए, शुरू होती है बबलू ने लीड फेंकी होगी। ठीक है, इसमें एक परिवार है जिसमें इसने कहानी की चर्चा में ही आप देखेंगे। सर्वप्रथम आप इस कहानी को पूरा पढ़ जाइएगा। इस कहानी में उसका जो दर्द बयां हुआ है, उसके जो यहाँ पर सुधा अरोड़ा जी ने जो एक बच्ची का जो मार्मिक रूप है नहीं, उसकी जो मनोअवस्था है, उनका चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, और यह एकदम से यथार्थ के रूप में हमारे सामने चित्रित हो रहा है।
उसे बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता, लेकिन उसे मतलब पढ़ने की उसकी बहुत इच्छा है और वह पढ़ाई को बहुत महत्व देते हुए वह चाहती है कि वह भी आगे पढ़े। नहीं तो यहाँ पर उसके मन में जो काम है कि क्या कहते हैं, ये कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। घर में तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री को मैं पत्र लिखूं तो शायद इस समस्या से मुझे निजात मिल जाए। एक बच्ची का विश्वास, नहीं, यहाँ पर यह भी संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं एक आस, जो नियम बनाए गए हैं वो प्रशासनिक विभाग के हो या जिस भी रूप में हो, तो एक विश्वास, नहीं, देश के प्रति एक विश्वास, एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। वह विश्वास के साथ पत्र को लिखती है। वह एक लिफाफा अपने पिता के कमीज से निकाल कर इस आशा में कि मेरा पत्र वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएगा। उसके पास टिकट भी नहीं रहता, फिर भी उसके अंदर आस है कि मेरी ऐसी स्थिति को देखकर, मेरे पत्र की स्थिति को देखकर उसे पहले खोला जाएगा और उसे पढ़ा जाएगा। इसी क्रम में वह अपने स्थिति का बयान करती है कि मैंने सुना है बंधुआ मजदूर को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है। वह पत्र लिखती हैं और क्या कहते हैं, वह उसकी आंखें भर आती है कि कैसे यह पत्र पहुँचे। अपने भगवान को याद करते हुए वह पत्र को स्टार्ट करती है। प्रधानमंत्री जी प्रणाम, मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं, क्योंकि आज तक मैं यही देख रही हूँ कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। कहने का उसका सेंस यही है, यहाँ बहुत ही गंभीर प्रसंग है, यहाँ कभी नहीं, यानी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इतने साल होने के बाद भी किसी ना किसी बात पे उसे एंगेज किया जा रहा है। अच्छा ये कर लो, वो कर लो, और उसका जो वास्तविक रूप है पढ़ाई के प्रति, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 12 की तो हो गई, मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं। यहाँ वह स्पष्ट करती है उसी परिवार में उसके 3 लड़के जो हैं वह स्कूल जाते हैं और वह सबसे बड़ी है, लेकिन उसे स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पर बेटा बेटी के प्रति जो यह लिंग भेद है, यह समाज को गर्त में ले जाता है। अगर हम हमेशा कहते हैं कि दोनों बराबर, तो फिर ये ऐसी स्थितियाँ क्यों? नहीं, सब मुझसे छोटे हैं। वो अपना मन का दर्द बयान करती है। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। तो ये भी स्थिति है कि यहाँ पर लड़कियों से वो सारे काम करवाए जाते हैं और लड़कों से नहीं। यह स्थिति भी बहुत गंभीर है। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को काम का भी बंटवारा होना चाहिए, दोनों को आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कामचोर है, यानी उसके कोई भाई काम नहीं करते हैं। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहता है। यहाँ पर अपने भाई के प्रति प्रेम का वर्णन हुआ है, स्नेह का वर्णन हुआ है। रीता 5 साल की है, मीता 3 और छोटकी साल भर की, यानी 4 बहनें हैं। 3 भाई और 4 बहनों का वह परिवार है। वह भी भात खाने लगी, यानी वह भी बड़ी हो गई है, फिर भी उसे जिम्मेदारियों के बोझ से दबाया जा रहा है। मैं दिन भर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। यानी क्या मेरा काम सिर्फ घर का काम करना, रसोई का काम करना है? मैं उसमें पारंगत हो चुकी हूँ, अब तो मुझे पढ़ने का मौका दे दिया जाए। उसके अंदर यह उम्मीद की किरण है कि ठीक है, मैंने सब कर लिया, मैंने सब जिम्मेदारियाँ निभा ली, अब तो मुझ पर ध्यान दिया जाए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग। लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती तो रोज़ डांट सुनती हूँ। यानी यहाँ पर वह यह भी इशारा कर रही है, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो मुझे इसके लिए डांट पड़नी पड़ती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए बिगाड़ देती हूँ। आगे की पंक्ति में कहती है, माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। वह छोटी बच्ची है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह कैसे इतनी जल्दी पारंगत हो जाएगी, उसकी जो अवस्था है उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। आगे अपना दर्द बयान करती है। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी, सबको मैं ही टांगती रही हूँ। यानी उस छोटे कंधे पर
वो जो बच्चों की जो परवरिश है, उसकी छोटी बहनों का, उसका भी पूरी जिम्मेवारी उसी पे थोपी चली आ रही है। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं, यानी घर के सारे काम उससे करवाए जाते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। उस बच्ची की स्थिति ऐसी है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है, यानी आलसी है, धीमा काम करती है। तो यहाँ पर उस बच्ची का जो दर्द है उसको उन्होंने बयान किया है। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बहुत घरों की ऐसी कहानी दिख जाएगी जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी यह लिंग भेद की समस्या हमारे समाज में बनी हुई है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। तो यहाँ पर उसका बताइए कौन सी स्थिति है कि आगे कोई समस्या परिवार में आए तो उसके जिम्मेवार उसी को बनाया गया। छुटकी बहन के आने के चलते उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसे पढ़ने की इच्छा है, उसे पढ़ने दिया जाए, उसे आगे बढ़ने दिया जाए। वैसे ही जैसे घर में ककहरा सीखी थी वैसे ही आगे पढ़ ले, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? सब तो अपने अपने कामों में लगे हैं, मुझे कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा? उस बच्चे की पढ़ने की तीव्र इच्छा को यहाँ पर अपने मन के भावों को बता रही है, किस तरह वह दब रहा है। मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती, किसी से कुछ नहीं कह सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? और तो मुझे भी छुड़वा दीजिए। आपकी बेटी गीता गुड्डी। वह एक विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती है और डर भी है कि पता नहीं पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन एक उम्मीद भी है कि हाँ यह ज़रूर पहुँचेगी। और जल्दी से वह उसे क्या कहते हैं तैयार करके उसको बंद करती है। इसी बीच उसके पिता का आदेश होता है कि माँ कहाँ है, माँ सो रही है, जा चाय बना के ले आ। वह चाय बनाने के लिए जाती है उत्सुकता के साथ, यानी यहाँ पर यह भी दिखता है कि वह परिवार के प्रति भी समर्पित है। उसमें वो सारे गुण हैं जो एक बच्ची में होते हैं। वह परिवार के प्रति भी समर्पित है। वह चाय बना के लाती है, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण है। तो ये एक बहुत ही सुंदर कहानी और एक बहुत ही सुंदर संदेश। तो अब चलिए छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, हम प्रश्न अभ्यास को देख ले ताकि आपको सहायक हो जाऊं मैं और हिंट करती चलूं मैं। गुड्डी अपनी तुलना, प्रश्न अभ्यास पाठ से, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? क्योंकि उसने बंधुआ मजदूर को भी ज़बरदस्ती उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उससे सारे काम करवाए जाते हैं और काम करवाने के बाद उसे वह स्थान नहीं प्राप्त होता, वह सम्मान प्राप्त नहीं होता जो एक परिश्रम करने वाले को होना चाहिए कि जितना हम काम करते हैं कम से कम उसका मान भी तो दे। तो वह बच्ची अपनी स्थिति से उसकी तुलना करके देखती है कि मैं भी कितनी भी काम कर लूँ, हर तरह से संभाल लूँ, लेकिन मुझे धीमर कहा जाता है। मैं नहीं करना चाहती इसलिए काम बिगाड़ देती हूँ, यह दोष लगाया जाता है। यानी मेरी कहीं से कोई मर्जी नहीं चलती जिस प्रकार बंधुआ मजदूर की नहीं चलती है। इसलिए वह अपनी तुलना उसमें समता देखकर वह अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। ठीक है। दूसरा, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? यहाँ पर अंतिम का यह प्रसंग है, ये प्रस्तुत कहानी का, कि माँ बाप के लिए चाय बनाने के लिए वह जाती है क्योंकि उसकी माँ सो रही है। पिता के आदेश पर वह चाय बनाकर जाती है और उसके मन में उम्मीद है कि अब तो मैंने पत्र लिख दिया, अब तो यह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। इस उत्साह में, इस उमंग में, इस खुशी में कि अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, अब मैं भी पढ़ूंगी, इसलिए उसके पैरों में फुर्ती आ जाती है एक विश्वास की किरण के साथ। ठीक है। तीसरा, पहला, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो यह प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्ति पाठ पुस्तक जन्म बाधा से ली गई है, जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी हैं। आपको ऐसे आंसर करना है। यह प्रसंग जब बच्ची पत्र लिखने बैठती है, उसे शंका है कि कहीं मेरा हिज्जे गलत ना हो जाए और मेरा जो पत्र है इसे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, यानी प्रधानमंत्री पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इस डर से
क्या कहते हैं, उसे लगता है कि कहीं यह गलत ना हो जाए, लेकिन फिर उसका आत्मविश्वास उसके साथ होता है। वह एक आत्मविश्वासी लड़की है, यह उसका विशेष गुण है। ऐसा गुड्डी इसलिए सोचती है क्योंकि अगर हिज्जे गलत हो जाएगा तो कहीं प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर से उसके अंदर विश्वास आता है। इसी क्रम में वह यह बात कह जाती है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत है लेकिन बात तो सही है। उसे उम्मीद है कि भले हिज्जे गलत हो, प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि मेरी बात तो सही है, मैंने गलत तो नहीं हूँ, हिज्जे गलत हो सकता है लेकिन मेरी बात गलत नहीं है, तो वह जरूर पहुँचेगी। यह वाक्य गुड्डी के उसके आत्मविश्वास की विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाती है। ठीक है। दूसरा, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे समझ जाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जनबाधा कहानी से ली गई है, जिसमें एक बच्ची जो गुड्डी है, जो पत्र लिखने बैठती है, उसके पास टिकट नहीं है और उसी क्रम में यह बात कहती है कि टिकट नहीं है, टिकट कहाँ से लाऊं। उसके पास टिकट उपलब्ध नहीं है और किसी को बताएगी तो किसी को लाने कहेगी तो यह उजागर हो जाएगा कि मैंने पत्र लिखा है और पत्र में फिर भेज नहीं पाऊंगी। इस डर से वह कहती है कि बिना टिकट ही भेज देती हूँ, वे समझ जाएंगे। एक विश्वास, एक अपने प्रधानमंत्री के प्रति जो दृढ़ विश्वास है, यह इसको इंगित करता है। तो गुड्डी ने यही सोचा और यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है, एक आत्मविश्वास के पक्ष को दर्शाता है। और यह है कि अगर जीवन में आज भी सच्चाई का स्थान है तो मेरी जो सच्ची बात है उन तक जरूर पहुंचेगी, और ये बात उन तक पहुंचाने की आस में वह ऐसा सोचती है, यह उसका महत्वपूर्ण पक्ष है। चौथा, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सर्वप्रथम आप इस पाठ को पढ़िएगा और पाठ पढ़कर आपके मन में जो भाव उपजते हैं, जो संदर्भ आते हैं, जो बातें आती है, उसको अपने शब्दों में आपको बयान करना। ये मैंने आपके लिए छोड़ा। पाठ से आगे, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है, आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया। तो यह जन्म बाधा शीर्षक पाठ से यह कहानी है। क्या लड़कियों का होना कोई बाधा है क्या? ये क्या है? आखिर लिंग भेद की समस्या हमारे समाज में क्यों है? तो यह शीर्षक अपने आप में बिल्कुल सटीक और सार्थक है। दूसरा, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। उसका विश्वास, उसे क्या कहते हैं, वह दृढ़ संकल्प है कि अगर समाज में सब बराबर है और क्या कहते हैं, हम भी एक ही माँ के बच्चे हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों अगर एक ही जैसे हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं, तो फिर ये मेरी ऐसी स्थिति क्यों नहीं। अगर विभिन्न समस्याओं से समाज में छुटकारा मिल रहा है एक एक करके, जिसमें वह बंधुआ मजदूर का प्रसंग लाती है, उसे यह विश्वास है कि मेरी भी यह समस्या है और ये कठिन समस्या है, तो मुझे इससे निजात जरूर मिलेगी। ठीक है। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। नहीं, इससे गुड्डी प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है, इससे उसके माता पिता परेशानी में नहीं पड़ेंगे। उनके साथ अनजाने में जो गलती हो रही है लिंग भेद की, अगर बेटे स्कूल जा सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं, बेटियां भी बेटे के बराबर है, वह ज्ञान उसे प्राप्त होगा नहीं, और समाज एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। और जो अनजाने में हम जो क्या कहते हैं, बहुत सारे अपनी बच्चियों का जो मतलब कि उसकी जो इच्छा है उसको जो दबाते हैं, उसके साथ जो अन्याय करते हैं, उसका भी हमें क्या कहते हैं, पाप नहीं लगेगा। एक नए रूप में परिवार का रूप हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है। गतिविधि, उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसे जानने की कोशिश करिए। निम्नलिखित कार्य कौन करता है? गुड़ियों से खेलना, बच्चे। सिलाई बुनाई का कार्य करना, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका का काम घर में करना, घर में अपने छोटी भाई को संभालना। सभी प्रश्नों का उत्तर लड़की है। सोचिए, क्या यह सही है? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। दोनों बच्चों को काम की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बेटियों को भी और बेटों को भी। तीसरा, प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूची बनाइए, फिर अगले दिन उस सूची को नया मोड़ दीजिए। तो ये आपका पाठ भी खत्म हुआ। तो ये एक बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत ही सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ। तो आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही। बाय।